हेलो एवरीवन। आज है 8 जुलाई और द इंडियन एक्सप्रेस की आज की जो हमारी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी वो हैं गोल्डन वीज़ा योजना, ग्रेट निकोबार परियोजना, सौर ऊर्जा गलियारा और वृक्षारोपण अभियान। भारत और जो बांग्लादेश है उनके निवासियों के लिए यूएई ने एक नामांकन आधारित गोल्डन वीज़ा योजना जो है वो बनाई है। जो संयुक्त अरब अमीरात है उसने भारत और बांग्लादेश के जो निवासी हैं उनके लिए एक नई नामांकन आधारित गोल्डन वीज़ा योजना शुरू की है, जो कि 2019 में शुरू की गई थी। लेकिन एक पारंपरिक गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम का विस्तार जो है वो हमें देखने को मिला है। यह योजना विशेष रूप से इन दो देशों के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है, जो कि यूएई और जो भारत है उनके बीच में मई 2022 को लागू व्यापक जो आर्थिक भागीदारी है उसके तहत मजबूत संबंधों को दर्शाती है। इस योजना के तहत जो योग्य उम्मीदवार हैं या फिर जो व्यक्ति हैं उनको बिना संपत्ति या फिर जो व्यवसाय है उसमें बड़े निवेश के लिए यूएई में आजीवन निवास प्राप्त करने का अवसर जो है वो मिलता है। अगर देखें कि इस योजनाएं की विशेषताएं क्या हैं और इसके निवेश की आवश्यकता क्यों है। पहले जो गोल्डन वीज़ा प्राप्त करने के लिए कम से कम एईडी जो है वो 2 मिलियन यानी कि लगभग 4.66 करोड़ की जो संपत्ति है उसमें निवेश या फिर जो बड़े व्यावसायिक निवेश हैं उनकी आवश्यकता होती थी। लेकिन नई जो नामांकन है उस पर आधारित योजना में यह शर्त हटा दी गई है। इसके बजाय एक जो मुक्त शुल्क है एईडी जो है 1 लाख तक लगभग जो है यानी कि 23.3 लाख का भुगतान जो है करके आजीवन जो निवास है उसको प्राप्त किया जा सकता है। और जो इसकी पात्रता या फिर जो इसको ग्रहण कर सकते हैं उसके मापदंड देखें तो यह योजना जो है उन लोगों के लिए जो कि यूएई की जो अर्थव्यवस्था है या फिर वहाँ की संस्कृति, व्यापार, विज्ञान या फिर जो स्टार्टअप है, वित्त का, पेशेवर सेवाओं जैसे क्षेत्र जो हैं उनमें योगदान दे सकते हैं। जो पात्र व्यक्ति हैं उनके जो स्वास्थ्य है उसके पेशेवर और शिक्षक, वैज्ञानिक जो कि 15+ वर्ष के अनुभवी हों यानी कि 15 साल से ऊपर जिन व्यक्तियों को अनुभव हो वह इसके अंतर्गत जो है वो डिजिटल सामग्री है यानी कि निर्माता को हासिल कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूबर, पॉडकास्टर या फिर जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं वे, और उद्यमी और जो अन्य कुशल पेशेवर हैं वह भी इसके अंतर्गत शामिल हो सकते हैं। और इसको आवेदन करने की प्रक्रिया जो है वो क्या रहने वाली है। जो आवेदक हैं उनको यूएई की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो प्री अप्रूवल है वह भारत या फिर जो बांग्लादेश है उससे प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन जो है उसको वन वैको केंद्र जो रसायद ग्रुप है उसके ऑनलाइन पोर्टल के उनके पंजीकृत जो कार्यालय हैं या फिर जो समर्पित कॉल सेंटर हैं उनके माध्यम से जमा कर सकते हैं। जो रायद ग्रुप वीएफएस ग्लोबल है उसके सहयोग से आवेदक जो हैं उनकी पृष्ठभूमि की जांच करता है, जिसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और जो आपराधिक रिकॉर्ड है और सोशल मीडिया गतिविधियों की समीक्षा जो है इसके अंदर शामिल है। इसके बाद जो है अंतिम अनुमोदन के लिए जो आवेदन है वह यूएई सरकार को भेजा जाता है। और इससे जो है जो व्यक्ति हैं उनको क्या लाभ प्राप्त होगा। आजीवन निवास, संपत्ति आधारित जो वीज़ा है उसके विपरीत जो संपत्ति बेचने पर समाप्त हो जाता है, यह वीज़ा जो है वह स्थायी है। और परिवार प्रयोजन है उसको देखें तो वीज़ा धारक अपने परिवार के जो सदस्य हैं जैसे कि पति, पत्नी या फिर बच्चे, माता पिता और जो घरेलू कर्मचारी हैं जैसे ड्राइवर, नौकर को भी जो है वो प्रायोजित कर सकते हैं। जो कारोबारी हैं उसको क्या क्या स्वतंत्रताएं प्राप्त होंगी। वीज़ा धारक जो हैं उसको यूएई में कोई भी व्यवसाय जो है वो वहाँ पर शुरू कर सकता है या फिर जो पेशेवर काम जो है उसको भी कर सकता है। सेवाओं तक पहुँच, जो वीज़ा धारक हैं उनको यूएई की विश्व स्तरीय जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं जैसे कि
शिक्षा, अन्य सुविधाएं जो हैं उनकी पहुंच भी मिलती है। और पायलट चरण को देखें तो यह योजना जो है वर्तमान में भारत और बांग्लादेश के लिए पायलट चरण में है, जिसमें पहले 3 महीनों में 5,000 से अधिक भारतीय आवेदकों की जो उम्मीद है, भविष्य में इसे जो है अन्य CEPA भागीदार जो देश हैं जैसे कि चीन तक जो है विस्तारित किया जाएगा। आवेदन जो है कि इसके आवेदन को कैसे प्राप्त करें, आवेदन केंद्र में भारत और जो बांग्लादेश हैं वहाँ पर वैनवेस्को केंद्र या फिर जो रसायत ग्रुप है उसके ऑनलाइन पोर्टल या फिर उससे समर्पित जो कॉल सेंटर है उसके माध्यम से आवश्यक दस्तावेज, पासपोर्ट की प्रति, जो स्वास्थ्य बीमा कार्ड है कम से कम 1 वर्ष के लिए वैध हो, और UAE में जो है आवास का प्रमाण पत्र जैसे कि गृह स्वामित्व या किराए का अनुबंध। और अगर इसकी प्रक्रिया देखें तो जो आवेदन है वह ऑनलाइन पोर्टल या फिर जो कॉल सेंटर के माध्यम से आवेदन जमा करते हैं। रसायत ग्रुप पृष्ठभूमि इसकी जांच करता है, जिसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, आपराधिक रिकॉर्ड और सोशल मीडिया गतिविधियों की समीक्षा शामिल है। इसके बाद जो आवेदन है उसकी अंतिम जो अनुमोदन है उसके लिए UAE सरकार को भेजा जाता है, और उसका प्रोसेसिंग अगर समय की बात करें तो आवेदन की जो प्रक्रिया है उसमें 15 से 30 दिन लग जाते हैं। इस योजना का महत्व देखें तो यह योजना जो है UAE की पारंपरिक निवेश आधारित वीजा नीति से एक बड़े बदलाव का प्रतीक है, जो कि अब मानव पूंजी और जो प्रतिभा पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है, न कि केवल वित्तीय निवेश पर। और भारत और जो बांग्लादेश हैं दोनों को पहले चरण में शामिल करना दोनों ही UAE भारत और UAE बांग्लादेश के बीच जो बढ़ते आर्थिक, सांस्कृतिक और भू राजनीतिक संबंध हैं उनको दर्शाता है। यह योजना जो है वो कुशल पेशेवर, जो उद्यमी और जो रचनात्मक व्यक्ति हैं उनको आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जो कि UAE की अर्थव्यवस्था और जो समाज है उसमें योगदान दे सकते हैं। और जो हमारी आज की दूसरी न्यूज़ है वह है सरकार ने ग्रेट निकोबार परियोजना पर पैनल की रिपोर्ट जो है वो NGT को सौंपी है। केंद्र सरकार ने ग्रेट निकोबार परियोजना पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट जो है वो नेशनल ग्रीन जो ट्रिब्यूनल है यानी कि NGT को गोपनीय लिफाफे में सौंपी है। इस रिपोर्ट में परियोजना की जो पर्यावरणीय और वन मंजूरी की समीक्षा है वह शामिल है, और सरकार ने यह भी बताया है कि जो संरक्षण प्रयास हैं उनके लिए 80 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। यह कदम जो है वो परियोजना के पारिस्थितिकी, शोम्पेन और जो निकोबारी जनजाति हैं और जो वन्यजीव हैं उन पर प्रभाव को लेकर उठाए गए सवालों के बीच में उठाया गया है। और अगर इसके पर्यावरणीय प्रभाव का विवरण देखें तो परियोजना का जो दायरा है वह ग्रेट निकोबार परियोजना में एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर जो टर्मिनल है जैसे कि हवाई अड्डा, टाउनशिप और जो बिजली संयंत्र शामिल हैं, जो 16,610 हेक्टेयर क्षेत्र में फैलेगा। यह जो है वो रणनीतिक और आर्थिक विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। अगर पर्यावरण की चिंताएं देखें तो जैव विविधता पर भी इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह जो है एक समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है, जिसमें गलाथिया नेशनल पार्क और जो बायोस रिजर्व है वह शामिल है। परियोजना में जो है परवाल भित्तियाँ, कोरल रीफ्स या फिर जो मेगापोड पक्षी हैं, चमड़े के कछुए हैं, लेदर बैक टर्टल और अन्य जो संवेदनशील प्रजातियां हैं उन पर भी खतरा हो सकता है। वनों की कटाई जो परियोजना है इसके लिए बड़े पैमाने पर जो वन हैं उनको भी हटाने की आवश्यकता होगी, जिसमें लगभग 9.64 लाख जो है वो पेड़ों की कटाई का अनुमान लगाया जा रहा है। यह जो है वो वर्षा वन और स्थानीय पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसको भी प्रभावित करेंगे। अगर जनजातीय समुदाय के बारे में जानें तो शोम्पेन और जो निकोबारी जनजातियां हैं उनका जीवन और जो आजीविका है वह इस परियोजना से प्रभावित हो सकती हैं। उनकी सांस्कृतिक और जो सामाजिक संरचना है उस पर असर पड़ने की आकांक्षा है। समुद्री पारिस्थितिकी देखें तो कंटेनर टर्मिनल और जो बंदरगाह निर्माण है उससे समुद्री जीवन, विशेष रूप से परवाल भित्तियाँ और जो मछली प्रजातियाँ हैं
उन पर नकारात्मक प्रभाव जो है वो देखने को मिल सकता है। पर्यावरण मंजूरी और समिति की रिपोर्ट। सरकार ने पर्यावरण और वन मंजूरी दी है, लेकिन इसे लेने पर जो है अभी भी विवाद है। जो उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट है जो कि पर्यावरणीय प्रभावों की समीक्षा करती है, उसको नेशनल ग्रीन जो ट्रिब्यूनल है यानी कि एनजीटी को गोपनीयता रूप से सौंपा गया, जिसमें जो विशेषज्ञ और पर्यावरणविद हैं उन्होंने जो गुप्त रूप से जो है उस पर सवाल उठाए हैं, यह मांग करते हुए कि प्रभाव का आकलन और जो संरक्षण है वह उपायों को सार्वजनिक किया जाए। सरकार ने दावा जो है किया है कि संरक्षण के लिए 80 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें वन्यजीव और जो जैव विविधता संरक्षण है उसको भी शामिल किया गया है। विवाद और आलोचना देखें तो जो पर्यावरणविद का कहना है कि जो परियोजना है इससे जो है पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करें तो वह जो है अपर्याप्त हो सकता है और दीर्घकालीन नुकसान को कम करके आका गया है। जो स्थानीय जनजातियां हैं उनके अधिकारों और उनके पुनर्वास की जो योजना है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। कुछ संगठनों ने तो जो है परियोजना को पारिस्थितिकी आपदा जो है वो बताया है, क्योंकि यह क्षेत्र जो है वो भूकंपीय रूप से संवेदनशील भी है। संरक्षण के अगर उपाय देखें तो सरकार के द्वारा जो है दावा किया जा रहा है कि जो परवाल भित्तियां हैं उनको स्थानांतरित करके और जो वन्य जीव हैं उनकी रक्षा के लिए उपाय किए जा रहे हैं। पुनर्वनीकरण जो है और जो पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति है उसके लिए योजनाएं प्रभावित हैं, लेकिन इनके जो कार्यान्वयन है उस पर संदेह बना हुआ है। और जो हमारी आज की तीसरी न्यूज़ रहने वाली है वह है श्रीलंका और भारत के बीच सौर ऊर्जा गलियारे का समझौता जो है वो हुआ है। ये समझौता जो है भारत और जो श्रीलंका है और जो संयुक्त अरब अमीरात है यानी कि यूएई है उसके बीच में त्रिपक्षीय सहयोग जो है उसका हिस्सा बना हुआ है। जो सामपुर और सौर ऊर्जा परियोजना है उसके लिए श्रीलंका के जो पूर्वी बंदरगाह जैसे कि त्रिकोमाली में क्षमता देखें तो 120 मेगावाट, पहला चरण 50 मेगावाट, दूसरा चरण 70 मेगावाट और जो संयुक्त उद्यम सिलोन जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है सीईबी और भारत की जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो एनटीपीसी है उसके द्वारा निर्माण, स्वामित्व और इसका संचालन जो है वो किया जाएगा। अगर इसके उद्घाटन की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं अनुरा कुमारा दिसानायका ने 2025 में इस परियोजना का डिजिटल उद्घाटन किया और उद्देश्य श्रृंखला की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना और नवीकरणीय जो ऊर्जा है उसको बढ़ावा देना है। जो त्रिकोमाली है उसको ऊर्जा केंद्र के रूप में विकास, भारत और जो श्रीलंका है और जो यूएई है उसके बीच में त्रिपक्षीय समझौता हुआ है, जिसमें त्रिकोमाली में ऊर्जा बुनियादी ढांचे का विकास, ग्रिड कनेक्टिविटी और बहु उत्पाद पेट्रोलियम पाइपलाइन शामिल हैं। यह भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि त्रिकोमाली का जो प्राकृतिक बंदरगाह है और जो उसकी ऊर्जा सुविधाएं हैं वह हिंद महासागर में प्रभाव बढ़ाने में मदद करेंगी। अन्य इससे संबंधित समझौते देखें तो जो ग्रिड कनेक्टिविटी है दोनों देशों के बीच बिजली आयात और जो निर्यात है उसके लिए HVDC इंटरकनेक्शन परियोजना, अक्षय ऊर्जा सहयोग, श्रीलंका के जो 25 जिले हैं उनमें 5000 सौर रूफटॉप हैं यूनिट स्थापित करने की योजना और आर्थिक और जो तकनीकी सहयोग देखें तो जो नवीकरणीय ऊर्जा और जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सहयोग जो है वो देखने को मिलेगा। राजनीतिक महत्व देखें तो यह सहयोग श्रीलंका में जो भारतीय शांति रक्षा है उसके हस्तक्षेप के 4 दशक बाद दोनों देशों के बीच में संबंधों को मजबूत करने का प्रतीक है। श्रीलंका ने आश्वासन दिया है कि उनकी ज़मीन पर उपयोग जो है वो भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होगा। जो हिंद महासागर का जो क्षेत्र है उसमें भारत की जो रणनीतिक स्थिति है उसको मजबूत करना है। श्रीलंका का लक्ष्य जो है वो 2030 तक अपनी जो बिजली ज़रूरत है उसका 70% सौर ऊर्जा से पूरा करने का लक्ष्य जो है वो रखा है श्रीलंका ने। इस समझौते से इस दिशा में प्रगति होगी
और जो हमारी आज की लास्ट न्यूज़ रहेगी वह है ट्री एम्बुलेंस से लेकर स्मार्ट वाटरिंग सिस्टम तक जो है एनडीएमसी है उसने शहर के हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए पौधारोपण अभियान जो है वो शुरू किया है। नई दिल्ली जो नगरपालिका परिषद है उसने दिल्ली में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कई नवाचारों के साथ जो है एक व्यापक पौधारोपण अभियान शुरू किया है। इस अभियान में ट्री एम्बुलेंस, स्मार्ट वाटरिंग सिस्टम और एक पेड़ माँ के नाम से जैसे पहल शामिल हैं, जिनका उद्देश्य शहर की जो हरी भरी छटा है उसको बढ़ाना और जो पर्यावरणीय स्थिरता है उसको सुनिश्चित करना है। अगर ट्री एम्बुलेंस के बारे में देखें तो जो एनडीएमसी है उसने 2009 में ट्री एम्बुलेंस की शुरुआत की थी, जिसे 2024 में और उन्नत किया गया। यह जो है सीएनजी से चलने वाला पर्यावरणीय अनुकूलन वाहन है जो कि 750 और जो 250 लीटर के 2 पानी के टैंकों और उच्च दबाव वाले जो पंप हैं और कीटनाशक जो हैं फंगीसाइड जैसे उपकरणों से लैस हैं। इसका उद्देश्य पेड़ों को बीमारियों से, कीटों से और जो दीमक हैं उनके हमलों से बचाना है। यह एम्बुलेंस जो पेड़ों की सर्जरी करती है, जिसमें खोखले तने को साफ करना, कीटनाशक लगाना और उन्हें फोम या फिर जो चिकन मेस है उससे भरना शामिल है। यह सेवा नियमित रूप से पेड़ों की जांच और उनकी देखभाल करती है, जिससे जो एनडीएमसी है उसके क्षेत्र लगभग 1.8 लाख पेड़ों को स्वस्थ रखा जाता है। और स्मार्ट जो वाटरिंग सिस्टम है उसके बारे में देखें तो जो एनडीएमसी है उसने पानी की बचत के लिए स्मार्ट वाटरिंग सिस्टम लागू किया है। इसमें ट्रिप जो इरिगेशन और जो स्प्रिंकलर है सिस्टम उसके अंदर शामिल हैं, जो कि नेहरू पार्क जैसे क्षेत्रों में पहले से उपयोग में हैं और अन्य लॉन और जो उद्यान हैं उनमें विस्तारित किए जा रहे हैं। यह प्रणाली पौधों को नियमित और कुशल जल आपूर्ति सुनिश्चित करती है, जिससे पेड़ पौधों की जो उत्तरजीविता है वह दर भी बढ़ जाती है। अगर पौधारोपण अभियान देखें तो सरकार ने जो है एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत जो एनडीएमसी है उसने 2025 में 3000 पेड़ और 35 लाख झाड़ियाँ और 3946 बांस के पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इस अभियान में 80 प्रमुख सड़कों और जो चौराहे हैं उन पर गैप फिलिंग और जो एंड टू एंड ग्रीन कवर पहल है वह इसके अंतर्गत शामिल है। जो नंगे और भूरे क्षेत्र हैं उनको हरा भरा करने का लक्ष्य रखती है। बांस की जो प्रजातियां हैं जैसे कि गोल्डन और बुध वैली को 4 प्रमुख सड़कों अकबर रोड, मंदिर मार्ग, कृष्ण मेनन मार्ग और जो सुब्रमण्यम भारती मार्ग है उन पर प्राकृतिक हरी स्क्रीन के रूप में जो है वो लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त 4000 जो बायोडिग्रेडेबल नारियल के छिलकों से बने फूल हैं उनके गमले सड़कों और जो फुटपाथ हैं वहाँ पर लगाए जाएंगे। हरित क्षेत्र में योगदान देखें तो जो दिल्ली है उसने केवल 3% जो है वो भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। शहर का जो 55% हरित क्षेत्र है उसमें योगदान देता है। यह नेहरू पार्क, लोधी गार्डन, ताल कटोरा गार्डन और संजय झील जैसे जो प्रमुख उद्यान हैं उनके रखरखाव और उनके माध्यम से संभव हुआ है। इस अभियान से जो वायु प्रदूषण है जैसे कि PM10, PM2.5 और PM1 को जो है कम करने में इससे मदद मिलेगी। हम जो है आगे भी आप सभी के साथ जो द इंडियन एक्सप्रेस है उसकी इम्पोर्टेंट न्यूज़ को साझा करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।